क्लिकबेट नहीं है भाई, ये चाइनीज एनिमेशन है सरपास इंडियन एनिमेशन। और 19-20 का फर्क नहीं है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। मतलब यार मैं तुम्हें कितने नाम बताऊं, चाइनीज एनिमेशन की तो लिस्ट ही इतनी लंबी है। कोई अगर $500 मिलियन में खेल रहा है तो कोई $700 मिलियन लेके अकेडमी पहुंच गया है, और हम यहाँ रह गए भाई बातें करते। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो आखिर ये इतना बड़ा चमत्कार हो कैसे गया, चाइनीज एनिमेशन हमसे इतना आगे कैसे निकल गया? तो पेपर के ऊपर लिख के देता हूँ भाई कि आज की इस वीडियो के एंड तक ना आपकी एकदम होश ही उड़ चुके होंगे व्हेन आई विल शो यू द कंप्लीट माइंड ब्लोइंग एवोल्यूशन ऑफ चाइना's एनिमेशन। अब कहते हैं ना कि रातों रात पेड़ बड़ा नहीं होता, और यहाँ तो बात है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री की। तो ठीक इसी तरीके से यार चाइनीज एनिमेशन इंडस्ट्री का जो सीड था वो आज से करीब 80 साल पहले लगाया गया, और उस सीड को लगाने वाले थे 4 भाई जिनको वान ब्रदर्स नाम से भी बुलाया जाता है। अब आए ना तुम्हारे दिमाग में वो वार्नर ब्रोस और वो WB वाली बातें चल रही होगी, थोड़ा सा क्लोज कोइंसिडेंस है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वान ब्रदर्स 4 भाई थे और चारों का गोल था एनिमेशन के अंदर काम करना, जिसकी सबसे पहले शुरुआत होती है 1992 में जब वान लाइमिंग ने अपनी पहली एनिमेटेड एड फिल्म को बनाया। छोटी सी एनिमेटेड क्लिप थी, बट वहां से ना उनको एक स्पार्क मिल गया, जिसके बाद 1924 में आके उन्होंने डॉग ट्रीट नाम का एक शॉर्ट एनिमेशन बनाया, और 1926 के आते आते तक उनके दिमाग में एक शॉर्ट फिल्म प्लान हो चुकी थी जिसका नाम था अपरोर इन द स्टूडियो। ये 12 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म होने वाली थी, और क्योंकि सबसे पहले तो उस टाइम पे ऐसा कुछ कोई और नहीं कर रहा था, तो फिर ऐसे में उनकी फिल्म भी काफी चली, और उस टाइम के आसपास ही वान ब्रदर्स को चाइनीज एनिमेशन के पायनियर्स की तरह से देखा जाने लगा। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं आपको ये हिस्ट्री लेसन क्यों दे रहा हूँ। तो देखो यार, जब मैं इस वीडियो के लिए ये सारी चीजें रिसर्च कर रहा था ना, तब उसी दौरान मुझे पता चला कि वान ब्रदर्स की शुरुआती जो आइडियोलॉजी थी ना, उसके अंदर ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे एक यूनिक लुकिंग चाइनीज एनिमेशन आर्ट स्टाइल को बनाने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि सबसे पहले तो हमारा एनिमेशन एक ही नजर में देखने में चाइनीज दिखना चाहिए, और दूसरी चीज जो उनकी मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग या फिर अमेजिंग लगी वो ये थी कि उनका मानना ये भी था कि चाइनीज एनिमेशन ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर थॉट प्रोवोकिंग और लॉजिकल आइडियाज का एक मिक्सचर होना चाहिए, ताकि सबसे पहले तो करंट ऑडियंस और उसके साथ ही आने वाले जनरेशंस को एनिमेशन के थ्रू ना सिर्फ एंटरटेनमेंट मिले, बल्कि उसके साथ ही कई सारे इंपॉर्टेंट टीचिंग्स भी मिल पाए। लेकिन अब हो सकता है कि शायद आपको ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि जब बात किसी ऐसी चीज की आती है ना जिसको कि आप कई सारे लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, स्पेशली व्हेन द शेयरिंग गोज बियॉन्ड योर बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड योर कंट्री, तो ऐसे में ये जो यूनिकनेस वाला क्राइटेरिया होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी शायद आपको अभी वेट समझना है, लेकिन इसको आप ऐसे समझो जैसे कि आप एक ही नजर में देखते ही जापानीज एनिमे को पहचान जाते हो, या फिर आप एक बार देखते ही बता सकते हो कि कौन सा आपका एनिमेशन आपके डिज्नी का या फिर पिक्सर का है। और ये हो पाया इसलिए क्योंकि हर किसी स्टूडियो या फिर हर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने आर्ट स्टाइल एंड अपने अपने आर्ट को बनाने के तरीकों को यूनिक करके बनाया है। और ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी चाइनीज एनिमेशन मूवी या फिर किसी सीरीज को भी देखोगे ना, तो उन सब के अंदर सबसे पहले जो फोकस आपकी आंखें पकड़ेंगी वो है उनका वो आर्ट स्टाइल। एक ही नजर में देखने में उसके अंदर वो जो पूरे चाइनीज फेस के फीचर्स होते हैं ना, फिर चाहे वो उनकी आंखें हो या फिर उनके ओवरऑल फेस का स्ट्रक्चर हो, वो सारी चीजें आपको एक ही बारे में देखते ही पता चल जाती है कि हाँ भाई ये दिखने में चाइनीज ओरिजिन का है। लेकिन उसके साथ ही ये लोग एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जो इनकी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज होती है ना, वो काफी ज्यादा कल्चरल हैवी होती हैं, जिसके अंदर फिर उनके जो कैरेक्टर्स के कपड़े और उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन है वो भी काफी ज्यादा चाइनीज होते हैं, और उसके साथ ही उनके जो ओवरऑल वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर्स को दिखाने के तरीके, कैरेक्टर्स के अराउंड का पूरा लोर, उन सारी चीजों के अंदर ये एकदम अपने बिल्कुल रूट्स में चले गए हैं। और मेरे ख्याल से यही स्पेशल चीज उनका एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया या फिर एक यूनिक फैक्टर बन जाता है, जो कि चाइनीज एनिमेशन को वेस्टर्न एनिमेशन और जापानीज एनिमे से बिल्कुल अलग ही बना देता है। लेकिन अब देखो यार, मेड इन चाइना की बात हो रही है तो फिर थोड़े बहुत तो यहाँ पे कॉपीकैट वाले पॉइंट जरूर होंगे, एंड दैट्स व्हाई जब आप किसी चाइनीज एनिमेशन के अंदर के एक्शन सीन्स को देखते हैं ना, तब आपको उनके अंदर वो थोड़ा बहुत जापानीज एनिमे के एक्शन सीन्स का इन्फ्लुएंस नजर आता है। लेकिन उसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एकदम डिट्टो उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया है। कुछ कुछ जगह पे जैसे कैरेक्टर्स के रिवील्स, कैरेक्टर्स के पावर अप्स, ऑरा, ये वाली चीजें थोड़ी बहुत जापानीज एनिमे से इन्फ्लुएंस लगती हैं, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल अगर बात करें ना, तो चाइनीज एनिमेशन के स्टार्टिंग के रूट से लेकर इनके आज के मॉडर्न डेवलपमेंट्स के अंदर ये जो यूनिकनेस वाला फैक्टर है ना, वो वाली चीज आई थिंक इनके एनिमेशन की एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर बन जाती है। लेकिन चाइनीज एनिमेशन की सुपर पावर में सिर्फ उनका यूनिकनेस वाला फैक्टर स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि यूनिकनेस तो ठीक है यार, एक बारी को हम बना भी लेंगे, लेकिन फिर एट द एंड बात आ जाती है पैसे की। एनिमेशन को ना तुम एक तरीके से एक बर्निंग फर्नेस की
की तरह समझ सकते हो। मान लो एक बहुत बड़ी भट्टी है जो कि एक बार जब जलने लगी ना तो फिर उसके अंदर पैसे जलते हैं। प्रोडक्शन टाइमिंग को तो मान के चलो 2-3 साल से ऊपर निकलेगा ही निकलेगा अगर अच्छे लेवल की चीज बना रहे हो तो। और साथ ही साथ इस पूरे प्रोडक्शन को चलता रहने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो डायरेक्टली आपके मनी से फ्यूल होता है। तो ऐसे में भाई किसी भी कंट्री के एनिमेशन को जब नेक्स्ट लेवल यानी कि जब ग्लोबल लेवल पे छाना होता है ना तो फिर वो काम करने के लिए वहां पे जरूरी होती है गवर्नमेंट सपोर्ट की। आप चाहे अपनी उंगलियों के ऊपर जापानीज एनिमे को गिन लो, वेस्टर्न एनिमेशन को गिन लो, या फिर किसी भी और एस्टेब्लिश्ड एनिमेशन या फिर इवन गेमिंग स्टूडियोज या कंपनीज की भी बात करोगे ना तो ऐसे ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स को उनके देश की गवर्नमेंट्स का सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे जरूर दिख जाएगा। एंड दैट्स व्हाई चाइनीज एनिमेशन के केस के अंदर भी जो गवर्नमेंट का इनको सपोर्ट है वो एक बहुत ही तगड़े लेवल पे है, जिसकी स्केल को आप कुछ इस तरीके से मेजर कर सकते हो कि उनके वहां पे एनिमेशन इंडस्ट्रीज को पूरे तरीके से सपोर्ट करने के लिए ना थ्रू आउट द स्टेजेस गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग स्टेज पे अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई है। एग्जाम्पल के लिए वहां पे 2021 के अंदर एक 5 ईयर पॉलिसी लेकर आए थे ये लोग, जहाँ पे इनका मेन मोटिव था एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी को बढ़ाना, उसके अराउंड में ब्रांड्स को डेवलप करना और साथ ही साथ कलेक्टिवली एक चेन ऑफ इंडस्ट्री को डेवलप करते चलना। एंड अगर इसके साथ ही बात करें लोकल गवर्नमेंट लेवल पे तो वहां पे कई सारे स्टेट्स जो है वो अपने अपने लेवल पे या तो किसी एनिमेशन स्टूडियोज को टैक्स इंसेंटिव देते हैं या फिर कोई अलग अलग टाइप की हेल्प्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ ही सिटी ऑफ बीजिंग ने अपने पूरे एनिमेशन सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए सालाना $50 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया हुआ है। एंड एक और अमेजिंग चीज सुनो यार, गवर्नमेंट तो एक साइड पे बैठी है लेकिन इसके साथ ही बैंक्स जो है ना वो भी अब पूरे देश के एनिमेशन सेक्टर को या फिर पूरे एनिमेशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आगे आने लगे हैं, जहाँ पे कई सारे अलग अलग टाइप के लोन्स हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के वो पैकेजेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और कुल मिला के अगर बात करें ना तो सीन कुछ ये है कि चाइना के अंदर वो लोग एनिमेशन एज अ इंडस्ट्री को एक बहुत ही बढ़िया मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी और उसके साथ ही एक सॉफ्ट पावर अपॉर्चुनिटी के रूप में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। और वो जानते हैं यार कि एनिमेशन को पूरी दुनिया में देखा जाता है और अगर हम लोग क्वालिटी लेवल एनिमेशन बनाएंगे ना तो सबसे पहले तो हमारी कंट्री में तो वो चलेगा ही, बट उसके साथ ही वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर जाकर आपका रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे वो जो जनरेट करेगा वो है आपके देश के कल्चर और आपके देश के आइडेंटिटी के लिए सॉफ्ट पावर। मतलब वही बात है ना यार कि हमारे यहाँ पे किसी नॉर्मल बंदे के लिए इस बात को मानना भी अपने आप में इम्पॉसिबल हो जाएगा कि कोई म्यूजिक, फिल्में, एनिमेशन या फिर कलाकारी किसी भी तरीके से एक देश को एक सोशल हायरार्की के ऊपर अपर हैंड प्रोवाइड करा सकती है। सच बताना, जब कभी तुम्हें अपने दिमाग में ये लगता है कि मुझे अपने घर की सेफ्टी के लिए कोई अपने पास एक जुगाड़ वगैरह कोई रखना चाहिए तो फिर ऐसे में तुम सोचते नहीं हो कि तुम्हारे घर में एक बेसबॉल बैट पड़ा हुआ हो। वो बेसबॉल बैट वाला आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहां से आया? तुमने हॉलीवुड मूवीज में देखा है। इसके साथ ही कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं होगा कि हमारे देश में अलग अलग सिटीज के अंदर मेजर मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, लेकिन उनसे अगर ये पूछ लो कि भाई न्यूयॉर्क के अंदर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का नाम सुना है तो वो पक्का जानते होंगे, क्योंकि वो कहाँ पे देखा है भाई? वो देखा है हमने मूवीज में। और ठीक इसी तरीके से जापान के अंदर की रामेन, टोक्यो टावर, फूजी माउंटेन, तुम एक एक चीज को जानते हो यार और तुम्हारा वहां पे जाने का मन भी करता है क्योंकि तुमने वो सारी की सारी चीजें अपने फेवरेट शोज या मूवीज में देखी हैं। और इंडिया के अंदर अगर हम स्पेशली बात करें तो जब कभी भी चाइना का नाम आता है ना तो हमारे दिमागों में उसके खिलाफ एक वो राइवल वाली मेंटालिटी आ जाती है कि सबसे पहले तो उनके प्रोडक्ट्स को हमें बैन करना है, वो हमारे बॉर्डर पे आ गए हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है यार। और ये भी चीज मैं मानता हूँ कि चाइना की जो गवर्नमेंट है ना वो अपने फैक्ट्स वगैरह को फैब्रिकेट करने में बहुत आगे रहती है। तो हो सकता है कि इंटरनेट के ऊपर जो भी चीजें मैंने इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च करी या फिर पढ़ी है, हो सकता है उनमें से कई सारे फैक्ट फैब्रिकेटेड हो, बट ये वाला फैक्ट तो बहुत ही ज्यादा रियल है दोस्त कि चाइनीज एनिमेशन बिना किसी डाउट के अब सब लोगों के सामने आ ही चुका है। हॉलीवुड में बातें हो रही हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर नए नए शोज ऐड ऑन हो रहे हैं और चाइनीज एनिमेशन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो जैसा कि रियल वर्ल्ड के अंदर या फिर किसी वीडियो गेम के अंदर भी होता है ना कि हम अपने राइवल को देखकर उसकी जो टैक्टिक्स होती हैं उनको समझ लेते हैं और उनके हिसाब से खुद को भी इंप्रूव करते हैं। तो इसी लॉजिक के हिसाब से यार मैं तो बस अब यही बोलूंगा कि अब जब चाइनीज एनिमेशन भी इस नेक्स्ट लेवल वाली रेस के अंदर आगे बढ़ चुका है तो हमें भी एज एन इंडियन आर्टिस्ट हमारे खुद के एनिमेशन को भी अब उस रेस के अंदर एंटर करवाना है। लेकिन अब एक बारी को रेस में भागना तो हम चालू कर देंगे, लेकिन उसके साथ हमारे सपोर्ट में कौन आएगा? तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एनिमेशन वाले सेक्टर को लेकर क्या क्या पॉलिसीज या फिर किस किस तरीके की प्लानिंग्स करी है, तो फिर ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ओपिनियन जरूर बताना। और जाने से पहले मैं आपको ना कुछ चाइनीज एनिमेशन के सजेशन देना चाहूंगा जिसको कि आप नेटफ्लिक्स वगैरह के ऊपर देख सकते हैं। और वही भाई अपने केबीसी वाले स्टाइल में सारे नाम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे, मन करे तो इनको जाके देख लेना। बाकी इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा, आपके ओपिनियंस क्या है, वो सारी बातें कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल के ऊपर अब रुकने नहीं वाली हैं। तो फिर चलिए जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।